एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। अब हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स बेसिकली मैकेनिज्म क्या है, जो हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन है ना, वो भी क्लोटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही है। तो हम कौन से ड्रग्स पढ़े? एंटी क्लोटिंग ड्रग्स। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन हमने नहीं होने देनी, तो उसके लिए हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो प्लेटलेट की एग्रीगेशन है वो बेसिकली ना आर्ट्रियल मैकेनिज्म में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, यानी कि आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस में हमारे पास एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आती होती है। जो भी हमारे पास इस वजह से आर्टियल थ्रोम्बोसिस की जो भी हमारे पास ज़्यादा डिजीज़ होती है ना, उसमें हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देते होते हैं। अब जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ना, वो इसे ट्रिगर कर रही हैं। फॉर एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, थ्रोम्बिन है, फिब्रिन है। इसके अलावा एक चीज़ याद रखनी है, हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ जो इंट्रासेलुलर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की अमाउंट को बढ़ाती है, वो हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर रही है। अब जो इसकी क्लासिफिकेशन है, इसके प्रोटोटाइप्स है ना, वो मैं यहाँ से करवाऊंगा और आपने सारे यहाँ से करने। फर्स्टली हमारे पास है एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या करता है? वो इरिवर्सिबली इनहिबिट करता था कॉक्स एंजाइम को। कॉक्स एंजाइम जब इनहिबिट होता है, वो एरिकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट नहीं होने देता थ्रोम्बोक्सिन ए टू में। जो हमारे पास जब थ्रोम्बोक्सिन ए टू नहीं बनेगा, ये हमारे पास पोटेंट हमारे पास स्टिमुलेटर होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन का। जब ये नहीं बनेगा तो हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी। जब प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी, हमारे पास क्लोटिंग नहीं होगी, तो जो हमारे पास एंटी क्लोटिंग हमारा मैकेनिज्म है वो अचीव हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास आगे क्लोपिडोग्रा टिक्लोपिडिन पार्सुगुलर, ये क्या करते हैं? ये यहाँ पे होते हैं एडीपी रिसेप्टर्स। ये एडीपी रिसेप्टर मेडिएटेड प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकते होते हैं। जो एडीपी रिसेप्टर्स ने एग्रीगेशन करवानी है ना, यानी कि जो हमारे पास एडीपी रिसेप्टर्स आके यहाँ पे लगेंगे और उसकी वजह से प्लेटलेट की एग्रीगेशन होगी, ये उसको रोकते हैं। जब एग्रीगेशन नहीं होगी, क्लॉटिंग नहीं होगी, एंटी क्लॉटिंग अचीव हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास आगे अबिक्सिमाब वगैरह, ये क्या करवाते हैं? जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 है ना, बेसिकली ये याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एंडोथीलियल इंजरी होती है ना, जब एट द साइट ऑफ एंडोथीलियल इंजरी ये वाली प्रोटीन आती है और प्लेटलेट को एक दूसरे के ऊपर लगाती है। जब वो एक दूसरे के ऊपर लगती है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास एग्रीगेशन होती है। तो ये वाली जो हमारे पास अबिक्सिमाब वगैरह है ना, कोई भी फैक्टर जैसे फिब्रिन ने आके इस ग्लाइकोप्रोटीन के साथ लगना है, ये उसको आपस में लगने नहीं देता और प्लेटलेट एग्रीगेशन को नहीं होने देता। उसके अलावा हमारे पास आगे ये सिलोस्टाजोल और डाइपेराडामोल, ये क्या करते हैं? इसका ड्यूल मैकेनिज्म है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट कर रहे हैं। जब फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट कर रहे हैं, यानी कि साइक्लिक एएमपी को बढ़ा रहे हैं। जब साइक्लिक एएमपी को बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होता है हमारे पास सॉरी, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट होती है। इसके अलावा ये ना एडिनोसिन की अमाउंट को बढ़ाते हैं। एडिनोसिन की अमाउंट को कैसे बढ़ाते हैं? बेसिकली एडिनोसिन एंडोथेलियल सेल में जाके स्टोर हो जाती है। जब वो एंडोथेलियल सेल में स्टोर नहीं होती, तो एडिनोसिन की अमाउंट बढ़ती है। एडिनोसिन की जब अमाउंट बढ़ती है, वो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करती है। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करेगी, साइक्लिक एएमपी बढ़ जाएगा। ये वाला मैकेनिज्म आपने याद रखना है। यहाँ पे सारा वही एक चीज़ और बताता है कि जो आपके पास एस्पिरिन है ना, वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन इनहिबिट तो कर दी। अब प्लेटलेट है ना, जो उसके पास जो प्रोटीन सेंसिस की मशीनरी है ना, वो नहीं होती, जिसकी वजह से राइबोसोम नहीं होता। जो हमारे पास उसका इफेक्ट आता होता है ना, वो सेवरल डेज के लिए आता होता है। तो इसमें ये बताता है कि जो हमारे पास अदर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है ना, जिनका लेस रेजिस्टेंट इफेक्ट होता है, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल कुछ घंटों के लिए जो इफेक्ट होता है, वो हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते होते, या अगर वो यूज़ करते हैं तो हम इन कम्बिनेशन विद एस्पिरिन यूज़ करते होते हैं। अब ये वाली चीज़ें होंगी इस सारे पैराग्राफ में, उसने वही चीज़ बताई हुई जो मैंने आपको पीछे बताई। बस एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे आपने ये देखनी है, जो हमारे पास डाइपेराडामोल है, ये हमारे पास सिलोस्टाजोल है, वो उसका ड्यूल मैकेनिज्म था। वो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को तो कर ही रहे थे, इसके अलावा वो साइक्लिक ग्वानोसिन को भी करते होते हैं, हम उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से वो प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट करवाते होते हैं। इसके अलावा ये वैजोडाइलेशन करवाते होते हैं, ये बस याद रखना है यहाँ पे। उसके अलावा एस्पिरिन हम कहाँ कहाँ देते होते हैं? एक ऐसा बंदा जिसमें एक या दो मायोकार्डियल इन्फेक्शन आए, उसमें हम एस्पिरिन देते होते हैं। कुछ लोग जिनमें एस्पिरिन टॉलरेट नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल पहले ये याद रखना है कि जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 है, यानी कि इनहिबिटर्स हैं उसके, वो रीस्टिनोसिस आफ्टर क्रॉनिक एंजियोप्लास्टी में यूज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो एस्पिरिन को ना ट्रांजिएंट हमारे पास जो डिजीज़ होती है ना, उसमें जब यूज़ होते हैं ना ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक्स में, बेसिकली हम यहाँ पे एस्पिरिन देते होते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे टॉलरेट नहीं कर पाते, तो हम क्लोपिडोग्रेल या टिक्लोपिडीन दे देते हैं। क्लोपिडोग्रेल या टिक्लोपिडीन यानी कि जो ड्रग्स एडीपी रिसेप्टर मेडिएटेड प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकते होते हैं। इसके अलावा हमारे पास डाइपेराडामोल है, वो हमारे पास कार्डियक वॉल्व की रिप्लेसमेंट में यूज़ होता है। इसके अलावा सिलोस्टाजोल हमारे पास इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन में यूज़ होता है। इसके अलावा एक चीज़ याद रखनी है, बिड कैजन में बेसिकली लिखी हुई है, बच्चों में कभी भी एस्पिरिन नहीं देते होते। अगर उनमें दें तो हमारे पास रे सिंड्रोम का खतरा होता है। अब ये इसका मैकेनिज्म वगैरह क्या है, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा हमारे पास टॉक्सिसिटी क्या है,
कोई भी एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स है उसका हमारे पास ब्लीडिंग रहता है। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है क्रॉनिक यूज़ के साथ। जो टिक्लोपिडीन है उसका एक सीवियर इफेक्ट है, ये न्यूट्रोपिनिया करवाता होता है। इसके अलावा 1% ऑफ पेशेंट में। इसके अलावा थ्रोम्बिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्परा भी करवाता होता है। इसके अलावा क्लोपिडोग्रल हेमोटॉक्सिक कम है, उसका हेमाटोटॉक्सिक इफेक्ट कम होता है। इसके अलावा डाइपेराडामोल है, जो सिलोस्टाजोल है, जो हमारे पास ड्यूल मैकेनिज्म वाला इफेक्ट रखते होते हैं। ये हेडिक और पाल्पिटेशन इसके एडवर्स इफेक्ट आते होते हैं। इसके अलावा सिलोस्टाजोल यहाँ पे बता रहा है वो बंदे जिनमें कंजस्टिव कार्डियक फेलियर होता है उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है सिलोस्टाजोल, यानी कि ड्यूल मैकेनिज्म वाला ड्रग हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करना।